आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको नव चेतना मंच परिवार की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपके बीच डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, इनसे बात की है हमारे सहयोगी संदीप कुमार पाल जी ने। तो आप ये साक्षात्कार अवश्य देखिए और सुनिए और अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार पाल आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हिंदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा मिला था, ये सब सर्वविदित बात है। और इस उपलक्ष्य पर आपके लिए बहुत ही गौरवमय क्षण है और हम सब के लिए भी है। इस उपलक्ष्य पर हम आपको मिला रहे हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित और एक हिंदी के प्रखर विद्वान श्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह सर से, जो कि विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ हिंदी विभाग में। और ये एक सिर्फ सर के लिए सम्मान नहीं है, अपितु संपूर्ण हिंदी विभाग के लिए और हिंदी जगत के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण दृष्टिबाधित समाज के लिए भी एक सम्मानजनक बात है। और बताना चाहेंगे कि सर पूर्णतः दृष्टि नेत्रहीन है और इसके साथ ही साथ सर ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही साथ सर ने सिया राममय सब जग जानी और मानस को पढ़ते हुए दो बहुत ही बहुमूल्य और एक चिंतनीय पुस्तकें लिखी हैं, जिनको मुझे लगता है कि हिंदी प्रेमियों को पढ़ना चाहिए। तो आज हम अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं श्री प्रमोद कुमार सिंह सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सबका स्वागत, आपका सबका स्वागत। जो हिंदी प्रेमी हैं उन सब लोगों का स्वागत है आज इस शुभ उपलक्ष्य हिंदी दिवस पर 14 सितंबर। सर सर्वप्रथम हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे हिंदी प्रेमियों को? मेरा यही संदेश है कि हिंदी भाषा आपकी मातृभाषा भी है, राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है और इसके साथ साथ यह विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। और दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में भी एक है। आप सब लोग अपने इस मातृभाषा का मनन, चिंतन, अध्ययन करिए और इनमें जितने गद्यकार, कवि, लेखक हुए हैं उन सब से परिचित होइए और देखिए कि आपकी हिंदी भाषा में कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कितनी सुबोधता है और साथ ही साथ जो इसकी वैज्ञानिक लिपि है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो हमारा यही आप सब लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हिंदी भाषा को और देवनागरी लिपि को अपनाइए, पढ़िए, समझिए, अध्ययन करिए, इसका प्रचार प्रसार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम आपके बायोडेटा से पढ़ रहे थे कि उसमें लिखा है कि आप 5 साल की उम्र में चेचक की वजह से दृष्टिबाधित हुए और इस वजह से आपको बहुत सी चुनौतियां भी आईं। तो जो वर्तमान में दृष्टिबाधित समाज है, जो लोग हैं, जो आपके विद्यार्थी हैं,
उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस समाज में और इस वर्तमान दौर में जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस तरीके से अपना कैसे अध्ययन और अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें, इस पे सर? देखिए, चाहे महामारी हो या आपकी किसी भी तरह की विपत्ति हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, सबके साथ आपको अपने मनोबल को ऊंचा करना पड़ेगा। और अपने मनोबल के साथ साथ जो लोग आपके सहयोग में आते हैं, नहीं आते हैं, उन सारे लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। जुटते हैं तो, नहीं जुटते हैं तो आपको चलना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। आप चलेंगे, सब चलेंगे। ये मत अपेक्षा कीजिए कि हमारा कौन दोस्त है, कौन दोस्त नहीं है, और ये भी मत करिए कौन हमारा मदद करता है, कौन नहीं करता है। आप चलेंगे, सारे लोग चलेंगे, और आप करेंगे, सारे लोग आपके साथ करेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने दुगुने उत्साह से चलिए और करते रहिए। जहां तक आपने प्रश्न किया, मैं 5 साल के बाद दृष्टिबाधित हुआ, और उसके पहले मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। जिस प्राइमरी स्कूल में मैं बच्चों के साथ 2-3 साल बाद जाना शुरू किया, वहां से अध्यापक लड़कों के साथ हमको घर लौटवा देते थे। और मैं कहता था कि एक दिन वो समय आएगा कि सारे परिषदीय विद्यालय में गांव के सब लोग पढ़ेंगे, नेत्रहीन भी पढ़ेगा, विकलांग भी पढ़ेगा। लेकिन मैं कहता था, सोचता था, लेकिन ये नहीं जानता था, अगर उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन मनोबल से इसको हम करेंगे जरूर, कराएंगे जरूर। जब मुझे मौका मिला, मैं 30 जून 88 को डीफिल पीएचडी जो कहलाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। तो मैं सोच रहा था कि कहीं पीजीटी में अध्यापक हो जाए। उसके लिए बीएड का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं था, हम खोज रहे थे, और उसके प्रयास में गए भी एक आध 2 जगह, फिर लौट आए। 1 साल बाद हम 84-85 बैच के हैं। आप सोचिए कि 30 जून 88 को हम ज्वाइन कर रहे थे, 1 साल हमारा ब्रेक भी हुआ। लेकिन जब जेआरएफ निकल गया, तब मैंने तय किया कि अब पीएचडी करना है और मानस्थ करना है। और मानस्थ कराने के लिए हमारे गुरुजी, बीए में जब मैं था तभी उन्होंने बता दिया था, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी ने, कि हम कराएंगे आपको पीएचडी। और देखिए, पीएचडी करने के बाद जब मैं 91 में नौकरी ढूंढने आया, तो पता लगा कि 213 नेत्रहीन 82 में लग गए थे। और उस समय आप संपर्क में होते हुए भी नहीं आए, तो अब नौकरी कोई नहीं मिलेगी, अब आप पढ़ लिख करके क्या करेंगे। और हमारे सारे साथी वो शादी विवाह घर द्वार से सब संपन्न हो गए थे। तो सबके पास मैं जाकर के देखा, तो मैंने कहा चलो इस लायक तो सब हैं कि हमको खिला देंगे, एक एक टाइम एक एक दिन भी खिलाएंगे, तो हम अपने साथियों के यहाँ रह करके कुछ न कुछ तो कर देंगे, नहीं कुछ तो देखा जाएगा। फिर नेत्रहीनों से संपर्क शुरू किया, क्योंकि हम 13 साल कट गए थे पढ़ने लिखने में, और केवल एसके सिंह साहब से जुड़े हुए थे, और वो भी नाव मात्र का, क्योंकि वो हम भी बेवफा नहीं थे, वो भी नहीं थे। हमारे रास्ते अलग थे, उनके रास्ते अलग थे। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए, ये 2 कागज हमारे पास हैं, इनको लीजिए और वर्कशॉप में जाइए, जो आश्रित राजकीय कर्मशाला है उसमें मिलेंगे आपको, और गोरखपुर विद्यालय में जाइए, बांदा में जाइए, लखनऊ में जाइए, आपको मिलेंगे। लेकिन आपके जमाने के लोग आपको पहचानेंगे, 13 साल बहुत होता है, हम तो आपके साथ हैं ही। और हमने दौरा किया, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा ये प्रमोद सिंह कौन है। अब मैं आपको नाम का भी जिक्र कर देता हूं, नंद प्रसाद यादव जी, जिनको हम नहीं जानते थे, वो हमको नहीं जानते थे, वो जीआईसी में अध्यापक थे गोरखपुर में। उन्होंने सिंह साहब से कहा ये कौन सा प्रमोद सिंह है जो आया और दिनेश शाह से मिला। सारे लोगों हमसे मिला ही नहीं, वो चला गया, और मैं यहाँ का महासचिव भी हूँ। तब उन्होंने बताया कि आप उनको नहीं जानते। फिर उन्होंने हमसे बताया, हमने कहा चलिए ये सब तो होता रहेगा। आप इस मान के चलिए कि चाहे वो विश्वविद्यालय बन गया हो, चाहे वो अन्य विद्यालय जो कहलाता था आज स्पर्श है, ये सब लोग हाई स्कूल तक वो
पड़े थे, जैसे टूटी फूटी बिल्डिंग में, वो सहारनपुर के लड़कियों का हो या बांदा का हो या सारे लोगों का मांग पत्र 15 सूत्री मांग पत्र में रखा और रोडवेज में फ्री का रखा। और वो रखा नहीं गया था, वो दिमाग में रखा गया था कि अगर सभी इंटर कॉलेज हो जाएंगे स्पर्श विद्यालय दृष्टिबाधितों का, तो हम लोग डिग्री कॉलेज की फिर लड़ाई करेंगे, विश्वविद्यालय की करेंगे। और ये होते हवाते 2000 आ गया और उसके बाद इतना सब काम हुआ, बहन जी की सरकार आई। और उसी आंदोलन के दौरान हमको वो दिन नहीं भूलता, 3 दिसंबर 1997 को जो लाठीचार्ज हुई थी विधानसभा के सामने 4 नंबर गेट पर, वो उसमें बहुत सारे नेत्रहीन घायल हुए और वो गेट भी टूट के गिर गया जो दारुसफा को सड़क से जोड़ता था। लेकिन उसके बाद से 251 बेरोजगार नेत्रहीनों को विभिन्न विभागों में विश्वविद्यालय महाविद्यालय के लगाया गया और विद्यालयों में, उसमें मैं भी खैराबाद डाइट में ज्वाइन किया। उसके बाद रामपुर राजकीय रजा पीजी कॉलेज में गया और उससे पहले जब 94 में इंटर कॉलेज बना तो लखनऊ के स्पर्श में भी 9 महीना हमने विद्यार्थियों की सेवा की। तो हमारा मनोबल, और आज भी मैं ये नौकरी करके या आपने जैसा कहा विभागाध्यक्ष बन करके या ये सब करके, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, ये तो एक साधन मिल गया जिससे कि एक दिनचर्या बन गई, ये काम हो रहा है। लेकिन अगर फिर मौका मिला, स्वस्थ रहा और समय आया, तो मैं फिर उसी जोश खरोश से, अगली मंजिल हमारी क्या है ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये नितांत गोपनीय है। और लेकिन स्वस्थ रहा तो मैं संघर्ष करूंगा, और उसका बयान तो ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इन सब चीजों को मैंने इसीलिए बयान किया कि आप अपने हौसला को कभी भी कम न कीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अलभ्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है। और कोई मिल जाने के बाद आपको पता लगता होगा और लगेगा कि ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं थी और नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने भाषा का, अपनी संस्कृति का और अपने समाज के ऊंचाइयों को जहां तक हो सके उसको पहुंचाएं। ये साधना करने की जरूरत है और इसी का अभिनंदन करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, और जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये जो आज समावेशी शिक्षा की सुविधाएं समस्त दिव्यांगजनों को मिल पा रही हैं, लेकिन ये जब सर पढ़ते थे उस समय नहीं थी। तो कुछ ना कुछ साधना है, कुछ ना कुछ चिंतन है, उसके बावजूद हमको आज ये सुविधाएं मिल पाई हैं। तो हम अपने युवाओं को बताना चाहेंगे कि जो सर का इंटरव्यू चल रहा है, ये सभी के लिए बहुत ही प्रेरक और एक अभिप्रेरणीय है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और इस दौर में जिस समय जिस चीज की कल्पना सर ने पढ़ते समय की थी कि एक समावेशी सेटअप में, हम समावेशी दौर में हम आएगा जिसमें सभी दिव्यांग पढ़ पाएंगे। आज भारत सरकार नई शिक्षा नीति 2019 में भी इसका प्रावधान किया है उसने 2020 में। और इसके साथ ही साथ जिस विश्वविद्यालय में सर पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में अनूठा विश्वविद्यालय है, जिसमें समावेशी तौर पे पढ़ाई ही नहीं होती है अपितु समावेशी रहन सहन भी है। और इस दौर में हम ये चाहेंगे कि सर बहुत ही संक्षेप में आप आज के दौर में किस तरीके से मानसिक संतुलन रखने में, मानसिक समन्वय बनाने में, मानसिक सामंजस्य बनाने में मददगार हो सकता है समस्त मानव जाति के लिए, सर इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, इस पर प्रकाश डालता हूं। उससे पहले मैं उस बात की पुष्टि कर देना चाहता हूं कि मैं सोचता था कि समावेशी शिक्षा आएगी, समावेशी शब्द नहीं जानता था। लेकिन एक उदाहरण देखिए, जिस नंद प्रसाद यादव जी का मैंने बात किया, वो पिछले साल या पिछले साल के पिछले साल गोरखपुर में एक भाषण में बोल रहे थे कि डॉक्टर प्रमोद सिंह ने कहा था हमारे सामने आईएएस की बैठक में कि वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी सचिवालय के आईएएस लॉबी में दृष्टिहीन आएगा, आप देखते रहिएगा।
अब वो बहुत दूर नहीं है। तो हमको बताया लोगों ने सुन करके, तो हमको भी अच्छा लगा कि हमने जो कहा वो हुआ। और देखिए, अब आपका जहां तक यह प्रश्न है कि उन दिनों जो साधन नहीं थे, यही प्रश्न है आपका ना? नहीं सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज के दौर में मानस यानी रामचरितमानस, अच्छा, जो कि अच्छा। तुलसीदास की महान कृति है और भारत के लिए एक मील का पत्थर है साहित्य में, वो किस तरीके से, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और उस समय से लेकर के आज तक वो साहित्य की जो कृति है वो मनुष्य के मानस को भी उद्वेलित करती रही है, उसको प्रज्वलित करती रही है। तो क्या इस दौर में मानस के कुछ प्रसंग आप हमसे साझा करना चाहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हो आज के दौर में, जो हमारे मानसिक संतुलन, क्योंकि आज जो मानसिक समायोजन, मानसिक सामंजस्य की स्थिति है, असमंजस्य की स्थिति है, ये बहुत बरकरार है। सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया का बहुत साहित्य और उनका अनुवाद हमने पढ़ा, सुना भी। जो पढ़ा नहीं वो सुना, विद्वानों से सुना, सेमिनारों में सुना और उस पर मनन चिंतन किया। ये एक चीज मानस में है जो कहीं नहीं है। और आप भी ढूंढिएगा, सारे लोग जो सुन रहे हैं, सुनेंगे, सब ढूंढेंगे कि तुलसीदास को और उनके मानस को एक ऐसा तथ्य है जो अलग कर देता है। और वह आप जानते हैं, हम जब कहने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं मानते हैं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, पर हम कह दे रहे हैं कि वह अलग करता है खल वंदना। अब देखिए, सज्जन की वंदना के साथ खल वंदना करने की कवि की जो मनसा है वो आपको प्रेरणा देने के लिए है। क्योंकि जहां हम आप हैं, जिस स्थिति में हैं, इसमें हमसे आपसे ज्यादा लोग मिलते हैं जो सज्जन भी हैं और दुर्जन भी हैं। और वही सज्जन दुर्जन बन जाता है और वही दुर्जन सज्जन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास दृष्टि नहीं होने से प्रतिक्षण जरूरत पड़ती है, और जब वो मंजूर कर लिया तो हमारे लिए बहुत प्रिय हो गया, और ना कर दिया तो प्रिय नहीं। तुलसीदास जी ने यही कहा, हर जगह खल वंदना किया और कहा कि उनकी भी हमको जरूरत है। हमारी जरूरत उनको नहीं है, लेकिन उनकी जरूरत हमको है। क्यों है? क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हमारी साहित्य साधना है, उसमें कम से कम वो बाधा न उत्पन्न करें, मदद करें या न करें, और बाधा न उत्पन्न करें। तो तुलसी की जो ये जमीनी सोच है, जो तुलसी की यह बात है, वो और कहीं नहीं मिलती। बंदो खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर नहीं बरदोसा। और अपने विषय में साफ कह देते हैं, कोई अहंकार नहीं, कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनी। कभी तभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। अब आप देखिए, जो कवि यह घोषणा कर रहा है कि हम कुछ नहीं है, वही इतना बड़ा मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल पुस्तकों को लिख करके भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाता है। और जनता में, जो सामान्य जनता है भारत की, उसमें राज्य का या राज्य के विस्तार का या युद्ध का प्रभाव नहीं है, लेकिन तुलसी के मानस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कि आपकी संस्कृति पूरी तरह से सुरक्षित हो गई। और आज 500 साल बाद भी हम आप मानस को पढ़ते हैं और उसकी जरूरत समझते हैं, और वह जो है हमारे समाज का मार्गदर्शक और आचार संहिता बना हुआ है। तुलसी आदर्शवादी भी है, यथार्थवादी भी है, व्यक्तिवादी भी है, समाजवादी भी है, शैव भी है, वैष्णव भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, भक्त भी है, कवि भी है, और ज्ञानी विज्ञानी भी हैं। तमाम सारा समन्वय देख लीजिए उनमें मिलता है। और वो यही संदेश देते हैं कि हमारी संस्कृति समन्वयशील है,
समन्वय करने वाली है, न कहीं जाति है न कहीं पात। उन्होंने साफ कहा, माघ खैबो मसीत में सोइबो, है ना, काहू की बेटी से बेटा न बाहब, काहू की जाति बिगाड़ब न वोहू। और यह कहने के कि माघ खैबो मतलब मानस में आप पढ़ेंगे तो एक जगह कागभुसुंडी को गरुड़ जी ने फंसा लिया और कहा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। तो उन्होंने कहा कि कागभुसुंडी जी ने कि नहीं दरिद्र सम जग दुख माही, दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। गरुड़ जी सोचने लगे कि अब अगला ये धन का समर्थन कर देंगे, सारा सिद्धांत इनका मिट जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। तो ये संत मिलन का मतलब है आपके उत्साह से। संत किसका नाम है? व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के चरित्र का, स्वभाव का नाम संत है। और संत स्वभाव में जब आप चलेंगे तो आपको किसी चीज का अभाव नहीं, किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, न धन की न जन की, न कोई समस्या, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो तमाम कुछ हो, होता रहे, ये तो होगा, चलता रहे। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हमारे लोग नहीं रुकेंगे। ये तो जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है और ये संघर्ष है। और चाहे ये उत्पन्न किया गया हो, चाहे ये स्वतः उत्पन्न हुआ हो, इसका तो अभी दो टूक फैसला नहीं हुआ। और दृष्टि बाधित साथियों को, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहनें हो, किसी को भी इसकी जरूरत, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि हमारा कौन क्या नहीं करेगा, क्या करेगा। आप चलते रहिए, चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए, आपको मंजिल मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। और आप ये मान के चलिए कि कहीं भी कभी भी 16 आना शुद्ध नहीं होता, 16 आना आपको समर्थन नहीं मिलेगा। 3 स्थिति आपकी होती है, वो इंसान की और प्रत्येक इंसान की। पहले उसका उपेक्षा, विरोध, समर्थन। तो ये दौर से चलना पड़ेगा। ऐसा न सोचिए कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समाज की दहेज प्रथा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, वो रहेगी नहीं। जब समस्या नहीं रहेगी तो संघर्ष भी नहीं रहेगा। तो समस्याएं रहेंगी, संघर्ष भी रहेगा, और इसी से निखर करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और आप ये मान के चलिए कि अभी तक की जितनी साधना रही है उसमें व्यक्ति महान बना है, समाज महान नहीं बना है। और समाज महान कब बनेगा, ये एक प्रश्न है। और उसी प्रश्न को हल करने के लिए कितने दिनों से, वैदिक काल से लेकर आज तक की जो साधना चल रही है, वह लेखक के स्तर पर, कवि के स्तर पर, ज्ञानी विज्ञानी के स्तर पर सब चल रहा है। लेकिन समाज अभी तक आदर्श नहीं बन पाया। इसी समाज से निकल करके आप देखिए कितने लोग महान बन गए हैं, कितने लोग की विभूतियां हो गई हैं समाज की। लेकिन समाज क्यों महान नहीं बना अभी तक? उसका कारण यही है कि आपको संघर्षशील रहना पड़ेगा, संग चलना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर पीछे लौटने लगेंगे। तो आप आगे बढ़ते रहिए। एक वो है, कदम चूम लेगी चल करके मंजिल, अगर खुद मुसाफिर हिम्मत न हारे। तो अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो सब मिलेगा, सब होगा। और आपकी जो ये भाषा है, जो आपका ये संचार है, यही आपके विचार का माध्यम बनेगा और यही फैलाएगा और यही आपको ताकत देगा। और इन सभी प्रश्नों का हम समझते हैं कि आपके उत्तर हो गया होगा। और भी जो प्रश्न करना हो आप खोल के करिए, कोई उसमें नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत सर, आप जिस हिसाब से हमारे साथियों के लिए, हमारे समाज के लिए आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये उम्मीद नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस संदेश को सुन करके सभी अनुप्राणित होंगे और
इससे एक समावेशी समाज की तरफ जो समाज बढ़ रहा है उसको उसके निर्माण में आपका जो योगदान रहेगा सर उसे कोई कभी भूल नहीं सकेगा। और बहुत से तरीके से आज हम अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसमें हिंदी भी एक माध्यम है। और आप जिस विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं, जिस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं, थोड़ा सा अगर सर आप उस विश्वविद्यालय के विषय में कुछ बताना चाहें तो। देखिए, ये हमारा जो राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय अपने आप में अनोखा और अनूठा है पूरे एशिया में, पूरे विश्व में। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इसका जो विजन है, जो इसका दृष्टि है, वो बहुत व्यापक है। अब आप ये सोचिए कि जिसका विजन ये है कि सकलांग विकलांग सारे बच्चे पढ़ें और उनका पढ़ने के साथ साथ पुनर्वसन भी हो। पुनर्वसन का मतलब उन्हें रोजगार मिले, उनकी रोजगार परक शिक्षा हो और उसमें दोनों प्रकार के बच्चे हो, तो कितना लंबा घेरता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद रोजगार की। हुआ ये कि विश्वविद्यालय जब से चल रहा है तब से हम ये कहेंगे, क्योंकि हम तो देखिए उस दौर के मुसाफिर हैं जिसका कि ये विश्वविद्यालय वकालत करता है, जिसका ये हिमायती है। हम उसी दौर के मुसाफिर हैं। हम ये महसूस करते हैं कि जो प्रयास हमारा होना चाहिए वो प्रयास सही दिशा में हो नहीं पा रहा है। अब उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई और समाज नहीं जिम्मेदार है। इसके लिए भी हमारी साधना उस दिशा में थोड़ा चल करके और थम सी गई है। क्योंकि हमको रात दिन इस विश्वविद्यालय के विषय में सोचना होगा कि जितना हो सके उतना समावेशी बन जाए और समावेशी के साथ साथ साधन संपन्न बन जाए और साधन संपन्न के साथ साथ जो साध्य की प्राप्ति है वह प्राप्त हो जाए। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते रोजगार पा जाए, तब तो पुनर्वास शब्द की सार्थकता आएगी, जो अभी नहीं है। उसका कारण ये है कि हम पूरे मनोयोग से नहीं चल पा रहे हैं और उसका असर पड़ता है। असर ये पड़ता है कि जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय चल रहे हैं, आप आए दिन सुनते होंगे कि उसमें नवाचार की व्यवस्था, उसमें गुणवत्ता परक शिक्षा, तो ये शब्दों में है और व्यवहार में ये नहीं आ पा रहा है। क्योंकि परंपरागत जो हमारी शिक्षा है वह कहीं न कहीं हमारे पीछा करती जा रही है और हम उसके लकीर के फकीर बने हुए हैं। तो डिग्री तक तो हम बांट देते हैं, डिग्री तो हम दे देते हैं, नौकरी पाने का एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस तो मिल जाता है, पर नौकरी नहीं मिलती। और इस विश्वविद्यालय को मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और जो आवासीय सुविधा है वो तो है, लेकिन अनवरत विद्यार्थियों को, जो दृष्टिहीन है, जो विकलांग है, उनको कोचिंग की व्यवस्था, उनका मन अधिक से अधिक पढ़ने पढ़ाने में लगाया जाए, वह व्यवस्था उनके लिए जितना हो सके आगे बढ़े। और देखिए जो परीक्षाएं होती हैं आईएएस की, पीसीएस की, इस में हम देखना चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय से कितने छात्र बैठ रहे हैं, कितनी छात्राएं बैठ रही हैं, उसमें कितना दृष्टिहीन है, उसमें कितना दृष्टिवान है, उसमें कितना विकलांग है, उसमें कितना सकलांग है। तो वो व्यवस्था हम नहीं देख पा रहे हैं इसमें। क्यों? कि वो संसाधन जिसको हम सोचते हैं अपने स्तर पर वो नहीं है। लेकिन बहुत कुछ हमारी सोच अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि हमने पहले कहा कि जो सोचा वो आया, लेकिन कैसे आया, कब आया, ये तो हम नहीं जानते थे। इसलिए जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो आएगा और उसको आना भी चाहिए। लेकिन हमको ये लगता है कि इस क्षेत्र में, इस दिशा में हम कहीं न कहीं अन्य विश्वविद्यालयों का अनुकरण करने में और उन्हीं की तरफ वैसे ही करने लगते हैं, जिससे कि इसका विजन और इसका दृष्टि
हमसे कहीं न कहीं छूटता जा रहा है या भूलता जा रहा है या विस्मृत होता जा रहा है, ऐसा लगता है मुझे। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, आप इससे कहाँ तक सहमत होंगे हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम थोड़ा महत्वाकांक्षी भी हैं और महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। ये हमने अपना निजी विचार आपसे बता दिया और हमको जितना मौका मिला उतना हमने किया, लेकिन अब जितना मौका नहीं मिला है उतना के लिए तो मैं कहीं न कहीं व्यग्र रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, तड़पता हूँ, सोचता हूँ। लेकिन हमारी कुछ ऐसी बातें हैं, वो होता है ये ना कि भाई हम क्या हैं ये तो नहीं जरूर, लेकिन हमको लोग क्या समझते हैं उसमें कहीं न कहीं हम अपने को कमजोर जरूर पाते हैं। क्योंकि उनकी समझ उनके अनुसार होती है और हमारा सोच, हमारा मानना तो ये है कि भाई हम किसी से कम नहीं है। जब हम कहते हैं तो हमारा दृष्टिहीन समाज बोलता है, हम उसके रोल मॉडल होने का दावा करते हैं तो हमारा समाज हमारे साथ होता है। तो आप देख लीजिए जितनी परीक्षाएं होती हैं, जितना कुछ होता है, उसमें हमें देखना चाहते हैं कि रिजल्ट आए तो हमारे इतने विद्यार्थी निकले, इतना हुआ, जो कि अभी नहीं है। हम रहें न रहें, लेकिन ये विश्वविद्यालय रहेगा, ये साधना चलेगी और ये जब साधना चलेगी तो साध्य रूपी मंजिल हमको जरूर मिलेगी और समाज में सकलांग विकलांग का भेदभाव मिटता चला जाएगा। बिल्कुल सर, हम अपने जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं इस चैनल को, उन सबसे ये अपील करना चाहेंगे कि आपकी कमेंट बताएंगे, आपकी कितने कृतज्ञ हैं इस भाव के प्रति, कितने समर्पित हैं इस भाव के प्रति। और आप से विनम्र अनुरोध यह भी है कि जिस तरीके से जो साधना सर ने की है, उस साधना का कुछ भाग लेकर के, विशेष तौर पे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि उस साधना का कुछ भाग लेकर के आप अपने कर्म को सिद्ध कीजिए, क्योंकि सर की जो साधना है वो बहुत गहरी है। जहाँ तक आप सुन पा रहे हैं इस वक्तव्य के माध्यम से, जहाँ तक हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं, तो आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वास्तव में जो सर की वक्तव्य में प्राचीनता, नवीनता और इन दोनों का समन्वय है, उस भाव के साथ सर हमें अपना इस समय को हमारे साथ बिता रहे हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। सर, इसके साथ ही साथ मैं आखिरी में जानना चाहूँगा कि सर आपने युवाओं के लिए संदेश भी दिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो वास्तव में आप आगे के समाज को किस तरीके से देखना चाहेंगे सर? देखिए, आगे का जो समाज है उसमें एक बात आप मान के चलिए कि हमने पहले कहा कि अभी समाज महान नहीं बना, और समाज महान कब बनेगा? हम उसकी अपने दिल से पूछिए पराये दिल की बात। हम अगर दृष्टिबाधित बेटी है और उसको ब्याहने के लिए हम आम बेटियों की तरह वर खोजने के लिए सबके दरवाजे पर पहुंच जाएं, सब लोग स्वागत करें और उसको कर ले और सहर्ष कर ले और ये मान के कर ले कि अगर परिवार में इतने दृष्टिवान हैं तो एक दृष्टिहीन बच्ची या बच्चा में कोई परहेज नहीं है और ये सब सही है, और हम उस जमीर के साथ, उस आत्मबल के साथ उसको कह सकें, उसको कर सकें, उसको खोज सकें और समाज उसी जमीर, उसी आत्मबल के साथ हमको स्वीकार कर ले तो हमें मान लेंगे कि समाज महान बन गया। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो चलता रहेगा और इसी तरह से जो स्थिति गरीब गरीब की है, अमीर अमीर की है, अमीर अमीर से दोस्ती करता है, रोटी बेटी का संबंध करता है, गरीब गरीब से करता है, ठीक इसी तर्ज पर है और कोई बात नहीं है। तो जब तक भेद दृष्टि रहेगी तब तक आप ये मान के चलिए कि आप इस कहने लायक नहीं होंगे, इस स्वीकार करने लायक नहीं होंगे कि समाज महान बन गया। तो व्यक्ति तो महान बनेगा, निकल करके कोई कुछ कर लेगा और कोई जो हम बात कर रहे हैं उसमें आके आगे हाथ मिला लेगा तो वो तो महान बन के निकल जाएगा,
समाज जहां का तहां दरकिनार रहेगा। तो हमारा यही कहना है, यही मानना है कि समाज के हर लोग भेद दृष्टि को मिटा करके और समानता, समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, दया, ये जो मंत्र हैं इनको केवल कहने की नहीं, इनको आत्मसात करने की जरूरत है। क्योंकि यह 2020 चल रहा है और हर तरह से आप देखिए, चाहे इतिहास के आधार पर तो आपको आजादी मिले आज इतने दिन हो गए और हम कहीं न कहीं, हमारा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि केवल हम या हमारा दृष्टिहीन समाज या कोई और, हमारा ये मानना है कि जो गुलामी के जमाने में हमने चाहे भाषा के स्तर पर गुलामी स्वीकार किया हो, चाहे समाज के स्तर पर गुलामी स्वीकार किया हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पर गुलामी स्वीकार किया है, उसको मिटाइए। वो कहीं न कहीं हमारे जन्म में आ गया है और वो हमको हर स्तर पर, हर पीढ़ी में आगे बढ़ने से रोक रहा है, कुछ करने से रोक रहा है। हम कहते तो हैं पर कर नहीं पाते। तो कबीर की वह साखी याद आती है कि कहते रहे करे नहीं, सो तो बड़े लबार, आखिर धक्का खाएंगे साहब के दरबार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और ये एकदम सर ने जो उत्तम बात कही है, हम आप सभी से कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आप इस बात को कितना समर्थन करते हैं, कितना फॉलो करते हैं। और वास्तव में जब तक हम अपने आप में ये कह नहीं सकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कह सकते। इस बात को सर ने समानुभूति से बात व्यक्त किया कि समानुभूति होनी चाहिए और किसी के प्रति नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं, जो दूसरों के विषय में आप सोचते हैं, वो अपने विषय में सोच के देखिए। अगर ऐसा विचारधारा बने समाज में, ऐसी विचारधारा पनपे समाज में, तो वास्तव में समाज महान बन सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप एसोसिएट प्रोफेसर से विभागाध्यक्ष बने और आज हम अपने इस चैनल की तरफ से पूरे सभी श्रोताओं और दर्शकों की तरफ से आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन एक शुभकामना जरूर देना चाहेंगे कि आप जिस विश्वविद्यालय में हैं, आप जिस शिक्षा जगत में हैं, उसके उच्चतर पद, कम से कम वाइस चांसलर आप जरूर बने। क्योंकि आपका जो विजन है, आपका जो सोच है, आपका जो दृष्टिकोण है, हमें लगता है कि वास्तव में समाज को, वास्तव में सिर्फ दृष्टिबाधित समाज को ही नहीं, अपितु समावेशी समाज को, गैर दृष्टिबाधित समाज को, गैर दिव्यांग समाज को, गैर विकलांग समाज को आगे ले जाने के लिए आपके लिए जो आपके पास जो कृत संकल्प का जो भाव है, वो हमें अन्यत्र नहीं मिल सकता। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सर हम कुछ सालों में आपको एक भावी वाइस चांसलर के तौर पे देख सकें और एक वाइस चांसलर बनते हुए हम देखें, जिसमें हम फिर से आपको संपर्क कर सकें और आपसे आपके विचारों को सुन सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद।